और आपका आयुष्मान ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। तो आपने अगला वीडियो ज़रूर देखा होगा सेल का। अब ये हमारा है ना सेकंड वीडियो है, तो इसमें मैंने सेल के स्ट्रक्चर के बारे में बताने की कोशिश की है। तो आप ये पूरा वीडियो ज़रूर देखना, आपको मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों को ज़रूर समझ में आएगा, ठीक है ना। तो अपन है ना सेल के स्ट्रक्चर के बारे में आज कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे सेल का स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो देखो का सेल स्ट्रक्चर या फिर कोशिका संरचना है ना। तो हमारी जो सेल्स होती है वो अलग अलग आकार की होती है। कुछ सेल लंबी होती है, कुछ आयताकार होती है, ठीक है ना। कुछ क्यूबॉइड आकार की होती है। तो हमारे सेल के स्ट्रक्चर है ना अलग अलग प्रकार के होते हैं। और हमारी सेल भले कितने आकार में भी हो, लेकिन जो सेल के पार्ट होते हैं वो सभी में कॉमन होते हैं, मतलब सभी में समान होते हैं, ठीक है ना। तो हमारे सेल के आकार चेंज होने पे ये नहीं होगा कि हमारे सेल के कुछ पार्ट कम हो जाएंगे, या फिर हमारे जो सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट रहते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे या कम हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितने भी हमारे सेल भले कितने आकार के भी हो, अलग अलग आकार के हो, लेकिन हमारे सेल के जो स्ट्रक्चर के जो ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है वो सेम होंगे, ठीक है ना। तो हमारे सेल को लगभग लगभग 3 भागों में इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। फर्स्ट है सेल मेम्ब्रेन, सेकंड है साइटोप्लाज्मा, और थर्ड है न्यूक्लियस, है ना। सेल मेम्ब्रेन मतलब सेल का कवर, ठीक है ना। साइटोप्लाज्मा मतलब जो कवर के अंदर जो द्रव फ्लूइड भरा हुआ रहता है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्मा। हमारे अगले वीडियो में मैंने बताया था कि साइटो शब्द कहाँ पे यूज़ करते हैं हम। बायोलॉजिकल नेम हमारे सेल का साइटो होता है, और उसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, जो सेल की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। वैसे हमारे जो हम ये पढ़ने वाले हैं सेल स्ट्रक्चर, इसमें साइटोप्लाज्मा देखो जिसके अंदर प्लाज्मा भरा हुआ रहता है उसे हम क्या बोल देते हैं, जिस ऑर्गन्स के नाम के आगे हम क्या लगाते थे वैसे हमारे अलग अलग हो जाते हैं, है ना। जैसे साइटोप्लाज्मा होता है, ठीक है ना, सेल के अंदर है मतलब साइटोप्लाज्मा, ठीक है ना। तो इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, जो कि हमारे सेल को एनर्जी देता है। कुछ ऑर्गेनेल्स यहाँ पे रहते हैं। तो सेल हमारा है ना टोटल 3 भागों में डिवाइड हुआ है। पहला तो सेल मेम्ब्रेन, दूसरा क्या होता है साइटोप्लाज्मा, और थर्ड होता है न्यूक्लियस, है ना। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, हमारे बहुत सारे जेनेटिक्स मटेरियल होते हैं हमारे सेल के न्यूक्लियस के अंदर, जो कि हमारे है ना सेल डिवीजन की कैपेसिटी को प्रोवाइड करता है, हमारे जेनेटिक्स गुण को हमारे बॉडी में शो करने का काम करता है। और हमारे जो सेल है ना वो किस हिसाब से बनना चाहिए वो न्यूक्लियस डिसाइड करता है। तो हमारे जो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उसमें हमारा जो बॉडी का सारा जेनेटिक्स मटेरियल प्रेजेंट होता है किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। उसी के हिसाब से हमारी बॉडी का निर्माण होता है। तो हमारे है ना जो सेल बना हुआ है मुख्यतः कितने भाग होते हैं, इसके मेन जो पार्ट होते हैं वो 3 भाग होते हैं। फर्स्ट होता है सेल मेम्ब्रेन, है ना, क्या होता है सेल मेम्ब्रेन। सेकंड क्या होता है साइटोप्लाज्मा, सेकंड क्या है साइटोप्लाज्मा, और थर्ड क्या है हमारा न्यूक्लियस, है ना। तो हमारे सेल के है ना लगभग जो इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं 3 पार्ट होते हैं। अगर हमारे बॉडी में हमारे जो सेल के सेल मेम्ब्रेन नहीं होती तो हमारा सेल का किसी प्रकार का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है। हमारी सेल कैसी भी होती है फिर, है ना। तो ये ऑर्गेनेल्स कहीं भी बॉडी में कहीं पे भी घूमते रहते हैं हमारा, ना तो सेल का किसी प्रकार का शेप होता, ना बॉडी में कुछ टिश्यू का निर्माण होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन नहीं होती, ठीक है ना। और सेल मेम्ब्रेन हमारे बॉडी से हमारे सेल के जो भी आवागमन होता है, जो भी सेल के अंदर एक्सटेंशन होता है, रीअब्जॉर्प्शन होता है या एक्सरे आउट होता है, वो सब कौन देखता है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है ना। दूसरा क्या है साइटोप्लाज्मा। तो साइटोप्लाज्मा के अंदर क्या बहुत सारे देखो छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। इन ऑर्गेनेल्स को कौन रखता है इसके अंदर, साइटोप्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग प्रकार की एक्टिविटी चलती रहती है, मेटाबॉलिज्म में एक्टिविटी, एक्सरे आउट करने की एक्टिविटी, एनर्जी प्रोड्यूस करने की एक्टिविटी, ये सब किसके अंदर चलती रहती है, साइटोप्लाज्मा के अंदर। थर्ड क्या है न्यूक्लियस, है ना। तो थर्ड पार्ट के कौन सा होता है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, बहुत सारे सेल के जेनेटिक्स मटेरियल होते हैं, उसी के हिसाब से हमारे अगर रिप्रोड्यूस सेल हुई या नई सेल का निर्माण हो रहा है तो किसके हिसाब से होता है, न्यूक्लियस के हिसाब से।
तो न्यूक्लियस के हिसाब से सारा जो भी होना होता है वो न्यूक्लियस के हिसाब से डिसाइड होता है कि सेल का किस प्रकार निर्माण होगा, साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस किस प्रकार से बनेगा, है ना। ये सब किस पे डिपेंड करता है, न्यूक्लियस पे। तो अपन स्टार्ट करते हैं सेल का स्ट्रक्चर, है ना। तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, सेल मेम्ब्रेन की, ठीक है ना। तो सबसे पहला भाग होता है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है ना। तो सेल मेम्ब्रेन तो आपको समझ में आ ही गया होगा। उसके बाद में हम दूसरा पार्ट क्या है, साइटोप्लाज्मा, है ना। क्या है, साइटोप्लाज्मा। तो साइटोप्लाज्मा के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है, एनर्जी को किसके रूप में तैयार करना, एटीपी के फॉर्म में, है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है, जो हमारा ग्लूकोज होता है उसको तोड़कर क्या बना देता है, एटीपी। देखो हमारे बॉडी को, है ना, हम जो खाना खाते हैं वो डायरेक्ट हमारी बॉडी यूज़ नहीं करती है, ठीक है ना। हम खाने में रोटी चावल, है ना, ऐसी चीज़ें खाते हैं, दाल खाते हैं, ठीक है ना। तो ये जाती है, जैसे हमारे बॉडी के अंदर जाती है तो इसका डाइजेशन होता है, इसका पाचन होता है। तो ये अलग अलग फॉर्म में टूट जाती है, कार्बोहाइड्रेट में, प्रोटीन में, लिपिड में, अलग अलग फॉर्म में टूट जाती है। और अलग अलग इसको लीवर के द्वारा कुछ सिक्रेशन निकलते हैं, उसके द्वारा पेनक्रियास के द्वारा इंटेस्टाइन, ऐसे, है ना, कुछ एंजाइम के द्वारा इनको तोड़ देते हैं और छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल में। तो देखो जो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूट जाता है, ठीक है ना। इसमें कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूट जाता है, प्रोटीन अमीनो अम्ल में टूट जाता है, फैटी एसिड में टूट जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे छोटे छोटे भागों में हमारे क्या होते हैं, जो भी हम न्यूट्रिएंट्स खाते हैं वो छोटे छोटे भागों में टूट जाते हैं। लेकिन हमारे सेल को तो ये छोटे भाग भी नहीं चाहिए, हमारे सेल को क्या चाहिए, एटीपी। उसी एटीपी के हिसाब से हमारे सेल को एनर्जी मिलती है, ठीक है ना। तो हमारी एनर्जी जो मिलती है हमें, एक ऊर्जा किलो कैलोरी के रूप में हमें क्या मिलती है, हमें ऊर्जा। वही अगर हमें जितनी किलो कैलोरी ऊर्जा मिलेगी उतनी हमारी बॉडी एनर्जी मिलेगी, उसी हिसाब से हमारी बॉडी क्या करती है, वर्क करती है। तो देखो हमारे जो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है वो क्या करता है, जो ग्लूकोज होता है उसको तोड़कर हमें क्या दे देता है, एटीपी दे देता है, ठीक है ना। उसके बाद में माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं और माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं। तो ये है ना, ये क्या करते हैं, जो सेल मेम्ब्रेन को कवर करके रखते हैं और सेल को क्या एक स्ट्रक्चर देने का काम करते हैं। कौन, माइटोकॉन्ड्रिया और माइक्रोफिलामेंट। ऐसे सेंट्रोसोम होते हैं जो कि सेल डिवीजन में बहुत ज़्यादा भूमिका निभाते हैं। सिक्रेटरी वेसिकल्स होते हैं, ये क्या करते हैं, कुछ वेसिकल्स, जैसे हमारे सेल अगर सेल के अंदर ज़्यादा मात्रा में एनर्जी तैयार हो गई, या फिर हमारे सेल के अंदर वाटर की ज़्यादा मात्रा हो गई, तो उसे, है ना, सिक्रेट कर देता है। कौन, सिक्रेटरी वेसिकल के थ्रू हमारे सेल क्या करते हैं, उन्हें वेसिकल्स को बाहर पैकिंग करके बाहर तैयार कर देते। देखो हमारी बॉडी में क्या होता है, जैसे हमारी बॉडी की हर एक सेल के अंदर एनर्जी बनती रहती है, ठीक है ना। हमारे बॉडी में हर एक सेल के पास एनर्जी बनती रहती है, पर हम हमारे हर एक बॉडी के पार्ट को हम एक जैसा काम नहीं करवा सकते। जैसे अब मैं बोल रहा हूँ तो मेरी टंग, है ना, बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या वर्क कर रही है, ठीक है ना। अब मेरी टंग इतनी ज़्यादा मात्रा में वर्क कर रही है, इतनी ज़्यादा मात्रा में वर्क कर रही है, लेकिन अब हमारे देखो हमारी टंग के अंदर इतनी सेल होगी जितने एनर्जी दे पाए, पर ऐसा नहीं है। हमारे टंग के अंदर जैसे एनर्जी खत्म हो गई तो फिर क्या हमारी टंग बोलना बंद कर देगी क्या, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता ना। कि हम दौड़ रहे हैं तो हमारे पैर बहुत ज़्यादा मात्रा में वर्क करते हैं, तो ऐसा नहीं होता है कि वो वर्क करना बंद कर दे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि हमारी जो एनर्जी होती है वो कहीं और तैयार हो रही है और वहाँ से ट्रांसपोर्ट होने का काम भी होता है हमारी एनर्जी का। तो वो किस फॉर्म में होगा, वेसिकल के फॉर्म में होगा। जैसे मान लो मेरे पैरों में अभी फिलहाल एनर्जी बन रही है, ठीक है ना, और मेरी टंग के अंदर अभी एनर्जी यूज़ हो रही है। तो अब मेरे जो टंग के अंदर जितनी भी एनर्जी थी वो तो यूज़ हो गई। अब मेरे पैरों की एनर्जी, हो सकता है मेरे टंग में अभी जो एनर्जी चल रही है वो टंग पैर की हो, ठीक है ना। तो ऐसे हमारे जो एनर्जी होती है वो किस फॉर्म में, वेसिकल के फॉर्म में हमको मिलती रहती है, ताकि हमारी सेल, हमारे हर एक सेल सेम वर्क करती रहे, ठीक है ना। तो यहाँ सिक्रेटरी वेसिकल के थ्रू हमारी क्या होती है, वेसिकल के थ्रू हमें एनर्जी एक सेल से दूसरी सेल की ओर ट्रांसपोर्ट हो जाती है। कुछ लाइसोसोम होते हैं जो कि क्या वेस्ट प्रोडक्ट रहते हैं, या फिर ऐसे पदार्थ होते हैं जो हमारे कार्य के नहीं होते, है ना। या फिर हो सकता है इस ऑर्गेनेल्स के अंदर या किसी प्रकार का डैमेज हो गया, वो कार्य करना बंद कर दिया हो। जैसे हमारे बॉडी, देखो हम जनरली क्या करते हैं, अगर हमारे पास कोई चीज़ वेस्ट होती है तो उसे हम या तो जला देते हैं, उसे फेंक देते हैं, है ना, या उसे डिस्पोज कर देते हैं।
तो वैसे हमारी बॉडी भी, हमारे सेल भी क्या करते हैं, अगर वो अगर काम की नहीं है तो या तो उसे वे डिस्पोज करेगी या उसे वे एक्सरे आउट कर देगी, ताकि उसकी ज़रूरत, जिस चीज़ की हमारे सेल को ज़रूरत नहीं है उसे हमारी बॉडी नहीं रखती है, ठीक है ना। तो ऐसे हमारे सेल भी नहीं रखेगी। अब हमारे बॉडी के अंदर हो सकता है इतने ऑर्गेनेल्स में से कोई ऑर्गेनेल्स डैमेज हो गया, तो अब जो डैमेज हो गया तो रिपेयर करने की कोशिश करेगी। अब रिपेयर से भी काम नहीं चल रहा है तो उसे क्या करेंगे, फिर ये जो लाइसोसोम होता है उसे क्या करता है, एक्सरे आउट करने का काम करेगा, ठीक है ना। उसे तोड़ तोड़ कर उसकी जितनी भी एनर्जी बनेगी वो खुद ही यूज़ कर लेगा, या फिर उसे एनर्जी के फॉर्म में यूज़ कर लेगा, और जो भी वेस्ट रहेगा उसे बाहर निकालने का काम करेगा। वैक्यूल्स है ना, तो वैक्यूल्स क्या होते हैं, ये देखो हमने ये जरूर सुना होगा कि हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी होता है, ठीक है ना। कितना, लगभग 60 से 70% या 50 से 60% तक हमारे बॉडी के अंदर पानी होता है। तो देखो हमारे बॉडी में, हमें पता है कि हमारे बॉडी वेट का 60 से 70%, मान लो मेरा 100 किलो वेट है तो मेरा 60 से 60 से 70 किलोग्राम तो मेरा क्या रहेगा, पानी रहेगा। तो अब वो पानी है कहाँ, हमें तो नहीं दिखता है, लेकिन हमारे सेल के अंदर क्या बहुत सारे वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इसी वैक्यूल्स के अंदर क्या वाटर होता है या फिर गैसेस प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। तो हमारे सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होता है, लाइसोसोम भी होता है, सिक्रेटरी वैक्यूल्स, सेंट्रोसोम होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, फिर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, माइक्रोफिलामेंट्स है ना। ये माइक्रोफिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल्स का काम क्या होता है, हमारा जो सेल होता है उसको स्ट्रक्चर देने का काम होता है। गोल्जी अपरेटस और गोल्जी वेसिकल्स है ना, तो जो एनर्जी बनते हैं वेसिकल्स के फॉर्म में बन जाते हैं और बाहर निकलने का काम करते हैं। फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, राइजोसोम प्रेजेंट होते हैं। तो ये सब हमारे क्या है, एक ऑर्गेनेल्स होते हैं, ठीक है ना। किसके अंदर होते हैं ये, साइटोप्लाज्मा में। देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दो प्रकार के होते हैं, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक और एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना। रफ का मतलब, देखो रफ मतलब क्या होता है, खुरदुरा, और स्मूथ का मतलब क्या होता है, चिकना, ठीक है ना। तो जिसके ऊपर राइबोसोम नहीं होगा, तो देखो अगर हम किसी सड़क पे या फिर हम किसी सरफेस पे अगर कोई पत्थर जमा देंगे तो खुरदुरा हो जाएगा, है ना, रफ हो जाएगा, ठीक है ना। वैसे हमारे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जहाँ पे भी राइबोसोम दिख रहे हैं वो कैसे है, जहाँ पे राइबोसोम है वो कैसे होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जहाँ पे राइबोसोम नहीं होते हैं वो कैसे होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है ना। उसके बाद में क्या होता है, हमारे साइटोप्लाज्मा के अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जो कि हमारा सबसे बड़ा ऑर्गेनेल्स होता है ना। हमारे सब सेल के अंदर सबसे बड़ा जो ऑर्गन्स होता है वो क्या होता है, न्यूक्लियस। तो जो न्यूक्लियस होता है, जो केंद्रक होता है, वो सेल के अंदर सबसे बड़ा ऑर्गन होता है, ठीक है ना, ऑर्गेनेल्स होता है, ठीक है ना। तो ये साइटोप्लाज्मा में सबसे बड़ा ऑर्गेनेल्स क्या है, न्यूक्लियस, ठीक है ना। तो न्यूक्लियस के अंदर भी क्या होता है, न्यूक्लियोलस होता है, सेंट्रोसोम होते हैं, और कुछ जेनेटिक्स मटेरियल होते हैं जो कि सेल को क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करने का काम करते हैं। रिप्रोड्यूस मतलब एक कोशिका से दूसरी कोशिका बनाने में क्या करते हैं, मदद करते हैं, कौन, न्यूक्लियस, है ना। तो यहाँ पे बहुत सारे जेनेटिक्स मटेरियल होते हैं, जैसे जीन एलेल्स प्रेजेंट होते हैं। हमने ये जीन एलेल्स मेंडल के द्वारा पढ़ा है, ऐसा अपन ने पढ़ा हो 10th-12th में। तो जितने भी जेनेटिक्स आनुवंशिकी गुण होते हैं वो किसके अंदर होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर। कि लंबा कितना होना चाहिए सेल का, मतलब कहने का कुल मतलब ये होता है कि जैसे हमारा है ना, मेकअप किस प्रकार से होना चाहिए, हमारा जो बॉडी की बनावट किस प्रकार का होनी चाहिए, हमारी जो सेल की बनावट किस प्रकार होना चाहिए, वो कौन डिसाइड करता है, न्यूक्लियस। क्योंकि इसी न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, जेनेटिक्स मटेरियल होते हैं, वही डिसाइड करते हैं कि हमारे सेल किस प्रकार बनना चाहिए। उसी हिसाब से हमारे सेल का निर्माण होता है, उसी हिसाब से हमारे बॉडी का निर्माण होता है। हम देखो हमारा जब भी हमारा जन्म नहीं हुआ होता है, उससे पहले हमारे बॉडी की किस हिसाब से बनावट होगी वो डिसाइड हो जाता है। वो किससे डिसाइड होता है, ओवम और स्पर्म से। जब ओवम और स्पर्म आपस में मिलते हैं तो मदर्स के और फादर्स के 50-50 जेनेटिक्स सिम्टम हमारे मैच होते हैं, मतलब हमारे के अंदर आते हैं। तो वही उसी के हिसाब से हमारे बनावट किस प्रकार होना चाहिए वो डिसाइड हो जाता है। क्योंकि जो मदर्स के जेनेटिक्स 50% होते हैं और फादर के 50% जो जेनेटिक्स गुण होते हैं वो आपस में मिलकर 100 बनाते हैं।
और 100 वो जेनेटिक्स मटेरियल होते हैं जो मदर के होते हैं और फादर के होते हैं। उसी के हिसाब से हमारा बॉडी किस प्रकार का निर्माण होगा वो डिसाइड होता है। और ऑब्वियसली आप लोगों ने ये ज़रूर सुना होगा कि आप मदर की तरह दिखते हो, फादर की तरह दिखते हो, ऐसा तो आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा। कोई भी कमेंट करते हैं, हम सुनते रहते हैं कि यार आप तो मदर के जैसे दिख रहे हो, कोई रिलेटिव आते हैं हमारे घर में तो आप तो फादर के जैसे दिख रहे हो, तो ऐसे कमेंट हम सुनने को मिलता है। तो ये हमारा कब डिसाइड हो जाता है, पहले से डिसाइड हो जाता है किसके थ्रू, न्यूक्लियस के थ्रू। तो ये सब कौन डिसाइड करता है, न्यूक्लियस डिसाइड करता है कि हमारे सेल का मेकअप किस हिसाब से होना चाहिए या फिर बनावट किस हिसाब से होना चाहिए। ये सारा कौन डिसाइड करता है, न्यूक्लियस। तो आई होप दोस्तों आपको ये स्ट्रक्चर ज़रूर समझ में आया होगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।